नमस्कार, नमस्ते डिजिटल। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं छोटे कारोबारियों की, और लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों की दशा और दिशा में कैसे परिवर्तन लाया जाए और हम एक छोटा सा प्रयास कैसे कर सकते हैं छोटे कारोबारियों की दुनिया में, उनके कारोबार में नए पंख लगाने की, उनको एक नई उड़ान देने की। आपको अगर पिछले एक दशक की बात बताएं तो कुछ चीज़ें नई हुई हैं। छोटे शहरों में इंटरनेट और स्मार्टफोन के आ जाने के बाद लोगों के काम करने का नजरिया काफी बदल गया है। इस बीच देश में ई कॉमर्स की काफी स्मार्ट एंट्री हुई, जिसने पूरे इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया। उधर भारतीय रिटेल इंडस्ट्री में देखें तो काफी कुछ बदल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के रिटेल सेक्टर साल 2010 में जहां करीब 70,000 करोड़ रुपए का था, वो अगर 19-20 की बात करें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी के साथ ही कई छोटे कारोबार ने भी ब्रांडिंग पर फोकस किया है और अपना एक अलग मुकाम बनाया। और इसके बाद स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत के बाद देश में स्टार्टअप कंपनियों की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। तो आज हम नमस्ते डिजिटल के इस सीरीज के अंतिम प्रोग्राम में बात करेंगे छोटे कारोबारियों की ब्रांडिंग की और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार उसकी। लेकिन अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि नमस्ते डिजिटल में अभी तक हमने क्या किया। तो कारोबार के लिए ब्रांडिंग क्यों है जरूरी, यह है आज के प्रोग्राम का हमारा खास फोकस और इस पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे की राह क्या है समझेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम में। और डिजिटल हीरो में जम्मू की रिद्धिमा की कहानी, उन्हीं की जुबानी इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की बात इस सेक्शन में गौरव चौधरी के साथ हम देखेंगे कुछ टिप्स जो आपके कारोबार की ब्रांडिंग में आपकी मदद करेंगे। और एक हम आपको खाका देना चाहते हैं कि अभी तक हमने इस सीरीज में क्या कुछ किया है। और अगर हम आपको बता पाएं कि जो ये नमस्ते डिजिटल सीरीज है वो प्रसार भारती और गूगल के साझा सहयोग के जरिए इसका निर्माण किया गया, और हमने कोशिश की कि सबसे पहले छोटे कारोबारियों के लिए ऑनलाइन जाना क्यों है जरूरी, ये हम आप तक पहुंचा पाएं। उसके बाद ऑनलाइन लिस्टिंग कैसे की जाए और सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करें जो छोटे कारोबारी हैं, उस पर हमने फोकस किया। आगे जाते हुए डिजिटल पेमेंट की जो पूरी क्रांति है, कैसे उसके जरिए अपने कारोबार को नई उड़ान दे सकते हैं, उस पर हमने पूरा का पूरा फोकस रखा अपने तीसरे एपिसोड में। चौथे एपिसोड की बात करें तो कैसे आप ऑनलाइन जो ग्राहक हैं उसको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग जैसे जो एंगेजिंग टूल्स हैं उसका उपयोग कर सकते हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ कारोबार को ऑनलाइन लेकर के कैसे जाएं और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसका कैसे इस्तेमाल करें, और इस पूरी बदलती हुई दुनिया में किस तरह से आप आगे जाते हुए अपने कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं। ई रिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ई रिटेल का जो कारोबार है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी जो कि संयुक्त सचिव है, उनको स्टार्टअप इंडिया जो पूरा मिशन है उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और साथ ही साथ इंटरनल ट्रेड की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल जी वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप चेनॉय साहब जो कि महासचिव हैं फिक्की के, एक जाना माना जो इंडस्ट्री संगठन है, और आप जानते हैं लगातार हमारे कई सारे कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप चेनॉय जी नमस्ते डिजिटल में खास तौर पर वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ तनवीर ओबेरॉय जो कि हेड ऑफ एजेंसी पार्टनरशिप गूगल इंडिया के हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तनवीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं दिलीप चेनॉय साहब आपसे, चूंकि हम कारोबार की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर काम कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों को अपने पैरों पर खड़ा करना इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है एमएसएमई के सेक्टर में? अगर उनको दुनिया का चैंपियन बनाना है तो क्या कुछ किए जाने की जरूरत है आज के इस मुश्किल वक्त में? चेनॉय साहब। बहुत धन्यवाद ये प्रश्न के लिए। तो अगर आप देखें तो लॉकडाउन के द्वारा, क्योंकि आप इस समय की बात कर रहे हैं, और लॉकडाउन के द्वारा और अब इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस की थी कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी कस्टमर को कैसे लेके जाए जी। ये एक सबसे बड़ी उनकी एक समस्या थी। दूसरा जो उनके पास जो समस्या थी, अगर उनके पास प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी हो और उनको कैपिटल चाहिए तो बैंक से अधिक लोन कैसे लें और क्या करें, और उनको एक तरीके से ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कैसे मिले।
तीसरा जो उनके ऊपर चैलेंज था, ठीक है, अगर प्रोडक्ट भी है, फाइनेंस भी है, जी। वो कस्टमर को कैसे लेके जाए, हम्म। और कस्टमर के कॉन्टैक्टलेस जो डिलीवरी का जो आज हो गया है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किए, और अंत में जो पेमेंट है, डिजिटली वो पेमेंट कैसे आए अगर कैश ना हो, क्योंकि लोग एटीएम में जाने से हिचकिचाते थे और कैश ट्रांजैक्शन करने से हिचकिचाते थे। तो उनके पास ये चार एक तरीके से चुनौतियां थी। गवर्नमेंट ने तीन चीजें की हैं इनको सॉल्व करने के लिए। पहले जो इमरजेंसी क्रेडिट जो लोन गारंटी स्कीम था, उसके लिए एमएसएमई कंपनीज के लिए उसको एक्सटेंड किया था। बिल्कुल। पहले उन्होंने 100 करोड़ की लिमिट बता दी थी, फिर उनको एक दूसरे तरीके से किया। अगर आप देखें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो आर्टिजन्स हैं और जो इवन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने 10,000 रुपए तक एक सुविधा किए थे। अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ऐसा एक काम किया था। दूसरा अगर आप देखें तो वो जो डिजिटल यूपीआई जो इंटरफेस है जी। उसको, और वो जो पॉस सिस्टम्स में जो सुविधाएं होनी चाहिए थे, जो अटकने आ रहे थे, वो बिल्कुल। एक तरीके से अलाउ किया। और तीसरा, क्योंकि काफी लोगों को घर से काम करना था, हम्म। और वो घर से काम करने के लिए उनको डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए था, और कई रूल्स थे जो लॉकडाउन के पहले ये जी। एक उनको घर से काम करने से एक पाबंदी लगाते थे, वो भी गवर्नमेंट ने सुधार कर लिया। तो ये सुधार हो गए। दूसरा जो और जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का था, जीएसटी तो पहले ऑनलाइन हो गया था, बिल्कुल। सारे पेमेंट सिस्टम्स ऑनलाइन हो गए थे। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का एक तरीके से बहुत साथ रहा मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। बिल्कुल अगर सही कहा आप आपने। एक एक इकोसिस्टम जरूर सरकार ने बनाने की कोशिश की। तनवीर, अब हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस वक्त जो एमएसएमई सेक्टर है जिस पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं इस सीरीज में, उनको ब्रांडिंग की आवश्यकता क्यों है इस वक्त? और अगर हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे खास तौर पर जो छोटे कारोबारी हैं, जो पूरे देश भर में एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस वक्त? देखिए अजय जी, भारत में करीब 6 करोड़ से ऊपर एसएमईज हैं और इसके कारण कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। जी। और ब्रांडिंग, जिसे हम प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, वो बेसिकली आपकी एक अद्वितीय पहचान है। और इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स सबसे पहले और जो सर्विसेज सबसे पहले बिल्कुल टॉप क्लास करना बहुत जरूरी है। एक बार आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट्स टॉप क्लास हो जाए, फिर आपको उनके बारे में कस्टमर तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, और ये आप ब्रांड आइडेंटिटी के थ्रू ही बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल के जमाने में मोबाइल फोन्स इंडिया में, भारत में बहुत फैले हुए हैं, और आप जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, आप वही मोबाइल फोन खरीदते हैं जिसको आपकी थोड़ी सी पहचान हो, जिसके बारे में आपने सुना हो, जिसके आपकी शायद फैमिली या फ्रेंड्स यूज कर रहे हो। तो ये क्यों, इसे हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड रिकॉल। इसी तरह एसएमई सेक्टर में भी सारे जो हमारे आर्टिस्टन्स हैं, उनको अपना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी होता है। उसका मतलब ये हुआ, एक अच्छा सा नाम हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसका एक अच्छा सा लोगो हो ताकि वो पहचान में आराम से आए। तीसरी बात ये होगी कि एक बार आपने ये नाम और पहचान बना ली है, तो आप डिजिटल पे फॉर एग्जांपल आप जाके एक डोमेन नेम या वेबसाइट बनाएं, या किसी रिटेल वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट को जाके रिटेल करिए, ताकि लोग जब सर्च करें इसके बारे में, ये ब्रांड पहचान में इमीडिएटली आए और वो जाके वो प्रोडक्ट को खरीद पाए। और फाइनली ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप ब्रांडिंग करें, इसको रेगुलरली आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसमें रेगुलरली अपडेट करें, ताकि जब कस्टमर है, जब भी उसको रिपीट परचेज करना हो, वो ब्रांड के नाम से ही रिपीट परचेज कर ले, क्योंकि वो ट्रस्ट बन जाता है प्रोडक्ट के बारे में। बिल्कुल। और आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ब्रांड आइडेंटिटी या यूनिक आइडेंटिटी होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका बिजनेस या ब्रांड प्रॉफिटेबल रहे आगे के जमाने में। अनिल अग्रवाल जी, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल आपसे मेरा स्टार्टअप इंडिया मिशन को लेकर के है। हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप इंडिया अपने आप में एक अलग तरह की ब्रांडिंग है जो आप लोगों ने शुरुआत की, और उसका असर हमें दिख रहा है कि आज हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुके हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम्स की ब्रांडिंग करना, जिससे आप लोगों तक पहुंच पाएं? और शायद यही कुछ सीखने की जरूरत है हमारे छोटे कारोबारियों को भी। नमस्कार।
देखिए, सबसे बड़ी बात स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में यह है कि जब जनवरी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो सरकारों में, हमें अधिकारियों को, राज्य सरकारों में किसी को यह जानकारी नहीं थी कि स्टार्टअप होता क्या है। हमने उस स्थान से शुरू किया था, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। और उसके बाद इस बीच में जो भी प्रयास हुए हैं, आज की तारीख में हमारे कुल मिलाकर के 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आउट ऑफ 36 ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए एक नई पॉलिसी बना करके उसको इंप्लीमेंट किया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 राज्य सरकारें या यूटी की सरकारें एक्टिवली स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही हैं केंद्र सरकार के अलावा। ये जितने छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, ये सब अल्टीमेटली राज्य सरकार के उसमें काम करते हैं। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो आज की तारीख में कुल मिलाकर के 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे पास रजिस्टर्ड है। और अगर आप इनका स्प्रेड देखें तो एक भी ऐसा स्टेट या एक भी ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां से कोई स्टार्टअप आज रजिस्टर ना हुआ। इस साल फरवरी में लक्षद्वीप से एक स्टार्टअप रजिस्टर हुआ और उसके बाद 36 स्टेट्स और यूटीज में हमारा कोई ना कोई स्टार्टअप है। अगर आप जिला लेवल का देखें तो 730 के करीब हमारे जिले हैं, जिनमें से 585 जिलों में आज कोई ना कोई स्टार्टअप ग्रो कर रहा है और अपना काम कर रहा है। अगर आप सेक्टर देखना चाहते हैं कि ये किस सेक्टर में है, ये सारा एग्रीकल्चर जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम है, एजुकेशन जहां पे रूरल एरियाज में एजुकेशन देने की बात है या मास स्केल पे ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, हेल्थ सेक्टर, या आप स्पेस ले जाइए, स्पेस में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस पे हमारे यहाँ के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अद्वितीय काम कर रहे हैं। और इसलिए अभी हमने जब कुछ दिन पहले पहली बार ये कोशिश की कि भाई हम ये देखें कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, कितना इनोवेशन हमारे देश में है, कितनी एंटरप्रेन्योरशिप है, कितना रिस्क हमारे यंग पॉपुलेशन इज टेकिंग दैट रिस्क, किस किस एरिया में काम कर रहे हैं। तब ये हमें ये दिखा कि राइट फ्रॉम वेदर इट इज एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री 4.0, हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्पेस तक, आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इज थ्राइविंग इन द एंटायर कंट्री। हमने जो स्टार्टअप के अवार्ड्स दिए थे अभी, उसमें आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो अवार्ड्स आर नॉट लिमिटेड टू 1 or 2 एरियाज और 1 or 2 स्टेट्स, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 9 डिफरेंट स्टेट्स। और अगर आप शहर लेवल पे देखें तो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये तो हम मानते हैं कि भाई यहां तो स्टार्टअप होता ही है। लेकिन जब स्टार्टअप नेशनल लेवल पे, जब किसी स्टार्टअप को अवार्ड मिलता है भोपाल से, एर्नाकुलम से, कोची से, लखनऊ से, मारगांव से, सोनीपत से, तब एक्चुअली लगता है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरह से जो स्टार्टअप इंडिया की ब्रांडिंग है कि इसका असर छोटे छोटे शहरों में और जिले के स्तर तक ये जो ब्रांड है एक तरह से पहुंचा, मुझे लगता है पूरी दुनिया में पहुंचा है। और इसलिए इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी बात इस वक्त सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट की बात सेक्शन में, जहां पर गौरव चौधरी, आज के जो कि यूट्यूबर हैं और टेक्निकल गुरु चलाते हैं, वो बताएंगे आपको कि ब्रांडिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है और क्या कुछ करना होगा अगर आप एक छोटे कारोबारी हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए। तो इस पैकेज पर हम एक निगाह डालते हैं, वापस से इस डिस्कशन पर आएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौधरी। आप शायद मुझे मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी के नाम से जानते होंगे। इस सीरीज में अभी तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि कैसे आप ऑफलाइन बिजनेस की एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। अब हमें बस ये जानना है कि कैसे आप अपने बिजनेस को भीड़ से हटकर अलग दिखने में एक मदद कर सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि ब्रांडिंग होती क्या है। ब्रांडिंग आपके बिजनेस की एक अलग और अनूठी पहचान बनाने में मदद करती है। यह आपको कंपटीशन से अलग दिखने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन अपने बिजनेस के लिए ऐसी खास पहचान या ब्रांडिंग कैसे बना सकते हैं। किसी भी पहचान का पहला हिस्सा होता है उसका नाम, चाहे वो कोई इंसान हो या बिजनेस।
लेकिन कोई भी नाम नहीं, एक अलग सा नाम जिसे ग्राहक आपके बिजनेस या काम से रिलेट कर सकें और जो याद रखने में भी काफी आसान हो। अब ये बात तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बिजनेस पे लागू होती है। एक और बात, आपके बिजनेस के नाम से लोगों को साफ समझ में आना चाहिए कि आखिर आप काम क्या करते हैं। जब मैंने अपना चैनल YouTube पे शुरू किया तो मैंने उसका नाम टेक्निकल गुरुजी रखा। अब आप ही बताइए, इनमें से कौन सा नाम आपको ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, गौरव का ऑनलाइन चैनल या फिर टेक्निकल गुरुजी? एक अलग या अनूठे नाम की मदद से ग्राहकों को ऑनलाइन सर्च इंजन्स पे या सोशल मीडिया पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल ढूंढ पाने में काफी आसानी भी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस की कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर अपने लिए एक ईमेल अकाउंट बनाते हैं जो कि आप अपने ग्राहकों और सप्लायर्स के साथ यूज करते हैं, तो एक कस्टम डोमेन नेम होने से आपके बिजनेस को एक प्रोफेशनल या एक व्यावसायिक पहचान मिलती है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ब्रांडिंग और प्रोफेशनल पहचान का दूसरा जो बड़ा हिस्सा होता है वो है आपके बिजनेस का लोगो। मान लेते हैं कि आप एक कपड़ों का बिजनेस चलाते हैं जिसका नाम है क्लोथिंग ब्रांड और इसका एक ई-कॉमर्स पोर्टल भी है जहां पे आप ग्राहकों को ऑनलाइन ये कपड़े सेल करते हैं। अब क्या ये ब्रांड युवा लोगों के लिए कैजुअल और लाइफस्टाइल फैशन का सामान बनाता है, या फिर कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों के लिए फॉर्मल कपड़े बनाता है, या फिर खिलाड़ियों और सेहत का ख्याल रखने वालों के लिए कोई खास वर्कआउट के कपड़े बनाता है, या फिर त्योहारों और शादी ब्याह जैसे मौकों के लिए ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से खास तौर पे आइटम्स को तैयार करके देता है। अब आपके बिजनेस का लोगो आपके बिजनेस के पर्सनालिटी को या उसकी खासियत को सामने लेकर आने में मदद कर देता है। किसी भी बिजनेस के लिए लोगो में यूजुअली एक तस्वीर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन यूज होता है और इन्हीं दोनों चीजों को अलग अलग फॉन्ट्स या कलर स्कीम्स में यूज करते हुए आप कई अलग अलग तरह के लोगोस बना सकते हैं। इनमें से हर एक कॉम्बिनेशन आपके ब्रांड को एक अलग ही पहचान दे सकता है। आप अपने लोगो का इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अपनी वेबसाइट पे, अपने बिजनेस कार्ड पे, अपने सामान की पैकेजिंग पर और अपने बिजनेस के प्रचार प्रसार में। जब भी ग्राहक आपके बिजनेस का लोगो देखेंगे तो उन्हें आपके ब्रांड और उसकी एक खास पहचान ध्यान में आएगी। अब आजकल कई ऑनलाइन टूल्स और एप्स उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप खुद ही अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन बना सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस को आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, उनके फीचर्स को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी की मदद से आप अपना ब्रांड बनाने और अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल पहचान देने की दिशा में पहला कदम जरूर ले पाएंगे। अपने बिजनेस के लिए इंटरनेट और डिजिटल टूल्स के उपयोग के बारे में और सीखने के लिए कुछ टिप्स आप कोर्सेरा, उडेमी, ऑडेसिटी और उनके जैसे दूसरे कई पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेस के लिए डिजिटल टूल्स के बारे में भी सीख सकते हैं। YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो इन्हीं टॉपिक्स पे काफी हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं और उनका कंटेंट कई अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध होता है। साथ ही आप गूगल के फ्री ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशंस का उपयोग भी कर सकते हैं जो कि खासकर छोटे और मझले व्यापारों के लिए बनाए गए हैं। गूगल डिजिटल अनलॉक्ड और गूगल प्राइमर मोबाइल ऐप की सहायता से आप डिजिटल से जुड़े हर टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन कॉमर्स तक। साथ ही आप सीख सकते हैं अपने बिजनेस के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जुड़ी हुई और कई बहुत सारी उपयोगी जानकारी बिल्कुल सहज और सरल तरीके से। अब ये सीरीज तो फिलहाल के लिए एक पड़ाव पे आप पहुंची है, आप निकल पड़िए आज ही अपने डिजिटल सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं व्यापार की बात डिजिटल के साथ। नमस्ते डिजिटल। व्यापार की बात डिजिटल के साथ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अपनी ब्रांडिंग बनाना, और इसी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से छोटे कारोबारी, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन तीनों ही इकोसिस्टम्स को हम एक साथ कैसे अपने पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। लेकिन ई रिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ई रिटेल का अगर हम देखें तो भारत में ई रिटेल का सबसे बड़ा बाजार कहीं, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है और काफ़ी कम वक्त में इसने अभी ये मुकाम हासिल किया है, और इसीलिए बहुत सारी जो कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। ई रिटेल की जो हिस्सेदारी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिटेल या फिर कहें ई कॉमर्स, उसकी हिस्सेदारी केवल 4% है, इसलिए इसका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है, और इसीलिए लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं। आगे जाते हुए 5 सालों में 30% की रफ्तार से जो बढ़ोतरी है
उसकी उम्मीद की जा रही है और इसीलिए बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं। साथ ही साथ जो डिजिटल इंडिया का असर है वो ख़ास तौर पर इन छोटे कारोबारियों को मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 तक 30 से 35 करोड़ ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करेंगे और इसीलिए जो भारत, जो कि दुनिया का सबसे युवा देश है, फोकस इस बात पर करता है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो रिटेल के साथ साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व कर पाएं। और स्टार्टअप्स ने भी 2018 के बाद में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम देखें कि जो प्रोजेक्शन है ई रिटेल को लेकर के वो कुछ क्या है, जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि 2019 में जो करीब 977 अरब डॉलर का बाजार था वो 2025 तक 1757 अरब डॉलर का हो सकता है। और इसी उम्मीद पर ये पूरा का पूरा जो ई रिटेल का कारोबार है, जो कि हमने बताया कि आपको जो चौथा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है दुनिया का, वो फ्लरिश कर रहा है। संगठित बाजार की कारोबारी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफ़ी एक बड़ा हिस्सा है। 31% तक जो संगठित क्षेत्र की कारोबार हिस्सेदारी है तो 2025 तक आगे बढ़ेगी। तो ये जो संगठित रिटेल बाजार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे जाते हुए। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो असंगठित क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, खासतौर पर वो किस तरह से डिजिटल इंडिया को अपना सकते हैं आगे जाते हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और स्टार्टअप इंडिया कौन से अगले मुकाम की ओर जाने को तैयार है, आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नमस्ते डिजिटल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में नमस्ते डिजिटल, कारोबार की बात और डिजिटल के साथ। आज हम इस सीरीज के अंतिम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की और खासतौर पर स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम की। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप चुनार साहब, अब एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा और अब हम बात करना चाहते हैं चुनौतियों की। छोटे कारोबारी पूरे दुनिया में अपना ब्रांडिंग कैसे कर पाएँ, छोटे कारोबारी दुनिया के नए चैंपियंस कैसे बन पाएँ और कैसे वो देश की लोकल जो समस्याएं हैं उनका हल देश को निकाल करके दे पाएँ, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है सर? तो पहले जो है छोटे कारोबार को एक डिजिटल कंपनी बनने की और बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखें जो लॉकडाउन का एक ही बिल्कुल साफ लेसन सामने आता है कि आपकी अगर डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और आपको डिजिटल को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट 360 डिग्रीज डिजिटल करना नहीं आता है जी, तो आपकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है एक तरीके से एक चैलेंज है। तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि आपने ब्रेक से पहले बताया कि आप कहाँ सीख सकते हैं क्या करने के लिए जी, और वो तो एक चीज है।
लेकिन दूसरा है आपको अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल कनेक्टिविटी लाने की और डिजिटल लिटरेसी लाने की एक बहुत बड़ी एक तरीके से एक्सेलरेटेड वे में आपको एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और आपके एम्प्लॉयज और जो आपके साथ जो काम करते हैं और आप खुद डिजिटली एक तरीके से लिटरेट नहीं है, बिल्कुल, तो आपको एक चैलेंज होगा। और प्रधानमंत्री ने और डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में ये एक तरीके से कहा था। जो तीसरी चीज है जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली कैसे प्रेजेंट करें। क्योंकि एक फोटोग्राफ ही काफी नहीं है, एक डिजिटली कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे, उसको आपको कस्टमर को कैसे आकर्षक बनाए, वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो खासतौर मीडियम और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर आप जाएं और ये काफी बड़े कंपनीज में अगर उनके वेबसाइट में जाएं और आप देखें और क्लिक करें, तो अगर आपको 4 या 5 पीस लेने हैं, बहुत दिक्कत होती है छोटे कंपनी को आइडेंटिकल 4 या 5 पीस देने के लिए। तो उनको एक बैक एंड अपने साथ डिजिटली इंटीग्रेट करना कि कोई कस्टमर अगर आए और वो 5 पीस के लिए मांगे और आपको देने की क्षमता नहीं है, आप उसको कैसे वो मैसेज रिसीव करें और उस कस्टमर को वापस जाए और अपना बैक एंड ठीक करके सप्लाई चेन करके उनको ये सप्लाई करने के लिए। बिल्कुल। और आपको ये डिलीवरी चैनल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रोडक्ट होगा, पैसा होगा, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट किसी को डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए 2 उपाय हैं। एक, आप एक किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा लिस्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को वगैरह, वो एक तरीका है। दूसरा, अपना खुद का वेब प्रेजेंस करें और आप करें और उसको एक तरीके से पॉपुलराइज करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तो करें, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का है उसको करें। और डिलीवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ट्रस्ट करने का। क्योंकि अगर आपने कुछ डिलीवर किया और कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसका रिटर्न कैसे आएगा, उसका आप पैसे कैसे वापस करेंगे। और ये अगर ये ट्रस्ट बनाओगे, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक कस्टमर को भी गलती से हैंडल किया तो बहुत वायरल हो जाता है। गुड न्यूज नेवर गेट्स वायरल, बैड न्यूज गेट्स वायरल। तो आपको ये जो कस्टमर हैंडलिंग का एक तरीके से बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल कनेक्टिविटी, कस्टमर एजुकेशन, डिलीवरी और डिजिटल काइंड ऑफ पेमेंट्स का और रिफंड करने का भी एक बहुत सारा, तो पूरा जो 360 डिजिटल एक्सपीरियंस है वो आपको एक बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आज के दिन लोग फिजिकल और डिजिटल कई चीज है जो अगर आप, क्योंकि हम नॉर्मली एसोसिएट करते हैं मोबाइल फोन्स वगैरह, उसका तो लुक एंड फील हमें पता है। लेकिन आप स्टोन ले लीजिए, टाइल्स ले लीजिए, सैनिटरी इक्विपमेंट ले लीजिए, मैं एक क्षेत्र में जा रहा हूँ, या टेक्सटाइल के कपड़े ले जाइए, जहाँ पे लुक और फील के है, वहां पे आपको एक बैक एंड पे डिजिटल इंटेलिजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से आपको ज्यादा इंक्वायरीज आ रहे हैं, क्यों वो फ्रक्टिफाई नहीं हो रहे हैं, और वहां पे शायद आपको एक फिजिकल आउटलेट भी रखना पड़ेगा कस्टमर के साथ। और डिजिटल, जैसे फिजिकल प्लस डिजिटल, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आज आप सब नहीं कर सकते, आपको एक 2 या 3 महीने या 1 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर अलग अलग पड़ाव पे जो करना है। क्योंकि ये जो कस्टमर एंगेजमेंट है और प्रोडक्ट डिलीवरी और प्रोडक्ट लुक एंड फील खास तौर का है। जैसे तन्वीर ने बताया ब्रांड का वगैरह, कई लोगों का एग्जिस्टिंग ब्रांड है बट लोगों को पता नहीं है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे आप एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ उसको पॉपुलर बनाएं, चाहे आप ब्रांड आइडेंटिटी करें। तो ये चुनौतियां हैं बहुत लोगों के। और खासतौर आप देखिए ना, इसमें खासियत ये है कि लोकल जो किराना दुकान है या लोकल, मैं आपको एक्चुअली पान वाला फॉर दैट मैटर, राइट, या लोकल जो
रेस्टोरेंट हैं वो भी डिजिटल जाएंगे, क्योंकि आजकल आज की डेट में लोग अपने लोकल स्वीट शॉप को भी पहले तो फोन करते थे, अब वो कहते हैं फोन भी बेकार है, मुझे डिजिटली मैं अगर कर सकती हूँ कर बिल्कुल सकता सही हूँ। कहा आपने दिलीप साहब, आपने इतनी खूबसूरती से इस पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से डिफाइन किया। मुझे लगता है जो सुनेंगे आपको एक बहुत अच्छी दिशा आपने दी तनवीर। लेकिन चूंकि आप गूगल इंडिया के तौर पर भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनके जरिए भी एमएसएमईज तक पहुंचते रहे हैं, कि आप लोगों को क्या लगा कि क्या दिक्कत है वाकई छोटे शहरों में, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जहां सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, डिजिटल लिटरेसी और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, एडेप्टेबिलिटी जो है डिजिटल इंडिया की उसको किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया जाए? नहीं, दिलीप जी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। मेरे हिसाब से दो बेसिक एजुकेशनल इश्यूज हैं डिजिटल के बारे में। एक तो है बेसिक इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस, डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस। अब ये बड़े शहरों में भी है और छोटे शहरों में भी है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े देता हूँ। करंटली इंडिया में 64% हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑफलाइन है, और बाकी सारे बिजनेसेस जो हैं वो अभी सारे ही मतलब ऑनलाइन की तरफ आ ही नहीं पाए हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे पास इसलिए है क्योंकि पहली बात हमको ये करनी पड़ेगी कि डिजिटल इकोसिस्टम की जो बेसिक अवेयरनेस होती है एसएमईज में, वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इसके अब फॉर्चुनेटली ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो प्राइवेट कंपनीज भी दे रही हैं। और गूगल ने 2-3 कोर्सेज ऐसे लॉन्च करे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप अपने ही पेस पे लर्न कर सकते हैं। डिजिटल अनलॉक नाम की एक सर्टिफिकेशन अब अवेलेबल है गूगल के थ्रू, जो आप बेसिकली डिजिटल के बारे में पूरा एंड टू एंड आप उसके थ्रू सीख सकते हैं। हमने एक नया ऐप लॉन्च किया था कॉल गूगल प्राइमर, जिसमें 5-5 मिनट के मॉड्यूल्स हैं, जो कोई भी एसएमई कहीं भी बैठे हुए बहुत ही आराम से डिजिटल एसईओ के बारे में, एसईएम के बारे में, यूट्यूब के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सीख सकता है। एक बार ये जब बेसिक एजुकेशन जो डिजिटल की है ये वापस आ जाए हमारे अंदर, तभी हम जाके डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो सेकंड स्टेप है। दिलीप जी ने जैसे बताया एग्जांपल्स हो टाइल शॉप्स की, पान वाले की, कोई और रिटेल आउटलेट्स की हो, डिजिटल कॉमर्स करने के लिए उसकी एक अलग टाइप ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। आप ई कॉमर्स कैसे रिटेल करेंगे, आप कैसे कौन से प्रोडक्ट कहाँ डालेंगे, क्या प्राइसिंग करेंगे, उसकी लॉजिस्टिक्स क्या होगी, इसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन करंटली एसएमईज के पास अवेलेबल है। हमको थोड़ी इसकी अवेयरनेस बढ़ानी बहुत जरूरी है ताकि उनको समझ आए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आपने, अब सभी लोग ऑफलाइन के साथ साथ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी चाहते हैं, क्योंकि मुनाफा और उससे जो रेट ऑफ रिटर्न है उनके और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनिल अग्रवाल साहब, अब हम इंटरनल ट्रेड पर आते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि असंगठित कारोबार एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है पूरे इस देश में, तो उसको किस तरह से हम आगे जाते हुए इस संगठित इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या फिर देश की डिजिटल इंडिया की जो नई उड़ान है उसका साझेदार बना सकते हैं? आप लोगों का क्या प्लान है सर? मुझे लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि तनवीर जी ने कहा कि 64% जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ऑफलाइन है जी। अभी जब कोरोना में हम लोग जब कोरोना में मार्च अप्रैल में कंटेनमेंट जोन्स बहुत सारे बन गए देश में, लॉकडाउन लागू हो गया, और ये जो कंटेनमेंट जोन्स में जो लोग बंद थे उन तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो आपके आसपास के व्यापारी हैं 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में, वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना जिससे कि उन तक हमारी आवश्यकता पहुंच सके, और फिर डिलीवरी को उनसे ऐड करना जिससे कि वो वहां से डिलीवरी उस दुकान से लेकर के उस घर तक जा सके, होम डिलीवरी हो सके। ये सब करके हम लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया था उससे एक चीज समझ में ये आई है कि जो हमारे करोड़ों व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो डिजिटली अभी नहीं है, इनका डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ है अभी तक यूपीआई के माध्यम से पेमेंट वो ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारे व्यापारी पेमेंट का जो काम है डिजिटली वो सबका हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पेमेंट लेने से इनका ई कॉमर्स पे इनकी वो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यापारी ये चाहे कि मेरे पास, मान लीजिए उसके पास वो कपड़े बेच रहा है, वो खिलौने बेच रहा है, वो कुछ भी बेच रहा है, अगर वो चाहे कि वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सेटअप करना चाहता है, जी जी,
अब उसमें एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो उसमें जिस तरह से उसका कैटलॉग बनेगा उसका स्टैंडर्ड अलग है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा उसका अलग है, तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा उसका अलग है। तो हम लोगों ने एक ये नया कार्यक्रम एक शुरू किया है कि जिससे कि हम ये उसको हम कह रहे हैं ओपन नेटवर्क, एक ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप करने का प्रयास हो रहा है जिसमें कि किसी एक दुकानदार के लिए कैटलॉगिंग की व्यवस्था, उसकी डिस्कवरी की व्यवस्था, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की व्यवस्था, उससे डिजिटली जो बैकएंड पे सप्लाई चेन से पूरा उसको ऐड करना है, और साथ में उसकी दुकान से कस्टमर के यहां तक होम डिलीवरी की व्यवस्था। ये जितनी व्यवस्थाएं होनी है इन सब के लिए ओपन प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड बनने चाहिए जिनका की कंप्लायंस सारी कंपनियां करें। उसका फायदा क्या होगा? अगर आपको मान लीजिए किसी गृहिणी को कोई चीज खरीदनी है तो वो ये देख सकती है कि मुझे जो चीज खरीदनी है वो मेरे पास में एक व्यापारी है, वो इस कीमत में दे रहा है, क्या जरूरत है कि उसको वो कोई चीज किलोमीटर दूर से वो लाए और उसको बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। एक तो ये बात है कि जो हमारा डिजिटल कॉमर्स जिस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए ऑर्गेनाइज्ड है उसको स्टैंडर्डाइज करके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। एक बात यह। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हमारे इस देश में केवल 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी 90% लोग ना तो अंग्रेजी समझते हैं ना वो बोल सकते हैं। और अगर आप इन करोड़ों लोगों को चाहते हैं कि वो पूरा अपना व्यापार, अपना पूरा सब कुछ डिजिटल उसमें करें, तो ये आवश्यक है कि उनको उनकी लोकल भाषा में वो सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज पहुंचाई जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना एजुकेशन का काम है, जितना रिटेलिंग का काम है, व्यापार का काम है, जितना एंटरटेनमेंट का काम है, जब तक आप इसको स्थानीय लैंग्वेज में नहीं देंगे तब तक डिजिटल इंटीग्रेशन छोटे छोटे स्तर पर संभव नहीं है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक काम और होने जा रहा है जो आजकल चल रहा है। कुछ ही महीनों में हमारा जो एक भारत नेट प्रोजेक्ट है वो गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद हर गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा। तो जो क्रांति हमें टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में देखने को मिली है, उसी तरह का एक बहुत बड़ा एकदम से यूजर बेस क्रिएट होगा जो कि रूरल एरिया से निकल के आएगा। और ये बहुत जरूरी है। जैसे तनवीर यहां बैठे हैं गूगल के लिए, या जो चिनॉय साहब कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम एक्चुअली अपने लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं तो ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे कि ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। लोकल लैंग्वेज में कंटेंट पहुंचाना, लोगों को डिजिटली लिटरेट करना, और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना लोगों के लिए, वही शायद इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डिजिटल हीरो। रिद्धिमा अरोरा जो कि जम्मू में नामना फूड जो कि आयुर्वेद के उत्पाद का कारोबार है, कैसे उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जब लॉकडाउन हुआ तो कैसे उन्होंने अपने कारोबार को एक नई दिशा दी, नया एक स्पिन दिया। आइए देखते हैं उनकी ये कहानी हमारे आज के डिजिटल हीरो में। This is Riddhima Arora. I run a health foods brand called Namya Foods. I belonged to a family business where Ayurvedic herbs was being used, was being sold since 1937. The idea was to sort of create something that could be put to use directly in a modern day living from all these Ayurvedic herbs. In 2019, I finally decided that I had to sort of cover this market, and that's how I thought that Namya should basically start. So I started an online business because I think it gives me the flexibility to reach out to any state, any region, any part of the country without physically being present there. For an online brand, it's very important to create a direct relationship with the customer. So we had to create a website that could represent who we are as a brand. And that actually became our focal point for any and every interaction that was happening with the customer. So I think we've tried to create content in terms of blogs, in terms of videos, in terms of social media lives that we've done, and sort of clarified and engaged with the customer beyond the kind of products we do. So by doing all of these things, I think we've seen an incremental growth in the number of customers that have started purchasing from us. We've seen 62% growth from a pre-COVID time, and I think from where we began 1.5 years back to now, we've seen almost 3 times growth in the sales number month to month. I think the intent is to go outside India, get recognition for Ayurveda and get recognition for Indian-based foods.
So brand's identity is also your own individual identity, and I was just trying to communicate something that I'm so passionate about, and I think we have now created a place in the customer's heart. तो आपने देखा ये कहानी जिसमें आप पुराने परंपरागत चीज़ों को भी आप एक नया स्पिन कैसे दे सकते हैं, एक नया बाजार कैसे दे सकते हैं और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका अपना ब्रांड एक ताकत रखता है लोगों तक पहुंचने की और उनको सेवाएं प्रदान करने की, तो शायद आप उसकी कोशिश कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी बड़े ब्रांड का हिस्सा बन सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फेसबुक क्वेश्चंस के जरिए और देखते हैं हमारा पहला आज का सवाल फेसबुक के जरिए क्या कुछ मिला है। रमेश पठानिया जम्मू से जानना चाहते हैं, छोटे कारोबारी अपने ब्रांड पर फोकस करें या फिर बड़े ब्रांड का हिस्सा बने, कौन सी रणनीति बेहतर है, जिसकी हम बात कर रहे थे। मुझे लगता है तनवीर आपके पास ये सवाल जाना चाहिए। रमेश पठानिया जानना चाह रहे हैं कि छोटे कारोबारी अपना ब्रांड बनाकर उस पर फोकस करें या फिर किसी बड़े ब्रांड का हिस्सा बने। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। इनके ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है, इनकी बिजनेस पे डिपेंड करता है जी। फैक्टर नंबर 1 इनको देखना पड़ेगा कि जो इनका ब्रांड है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये लोकलाइज्ड ब्रांड है या ये नेशनल ब्रांड है। अगर इनके प्रोडक्ट्स लोकलाइज्ड है, सिर्फ एक ही स्टेट तक या एक ही सिटी तक अवेलेबल है, तो एक अपना इंडिविजुअल ब्रांड रखना ठीक रहेगा, क्योंकि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट कर पाएगा। पर अगर इनको नेशनल जाना है या इंटरनेशनल जाना है, तो बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने के एडवांटेजेस बहुत हैं, क्योंकि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके, उनकी जो लॉजिस्टिक्स यूज करके आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा पाएंगे। तो ये ऑप्शन इनको खुद इनके जो प्लान्स फ्यूचर के हैं उनको उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इनको अपना एक अलग ब्रांड बनाना है या उनके साथ जुड़ना ज्यादा अच्छा होगा। दोनों ही ऑप्शन है और आपको अपने जो लोकल एम्बिशंस हैं उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं संदीप कांदिवली मुंबई से क्या जानना चाहते हैं। कई लोकल दुकानें ऐसी हैं जो उस खास जगह की पहचान है, लेकिन तकनीकी जानकारी की वजह से वो बड़े ब्रांड्स नहीं बन पाती हैं। उनके लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए? मुझे लगता है दिलीप साहब के पास से इस सवाल को लेकर के जाना चाहिए। दिलीप साहब, संदीप ये जानना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा अगर सवाल को बदल पाऊँ तो टमाटर की चाट मान लीजिए बनारस में बहुत ही फेमस है किसी दुकान की, लेकिन वो चूंकि तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं है, अपने आप को ब्रांड के तौर पर लोगों के सामने पेश नहीं कर पाता है। ये समस्या का समाधान आसान तरीके से क्या है सर? देखिए, ये उनका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। मैं खाली आपको एक उदाहरण दूंगा। अमृतसर में एक पेड़ के नीचे एक दुकान है जो आम पापड़ वगैरह बेचता है, ठीक है जी। आज वो कंपनी जो है बिल्कुल एटलीस्ट भारत में मशहूर है। उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो डिजिटल पेमेंट लेता है, वो डिलीवरी करता है। उसका कारोबार जो है, जैसे कि आपने डिजिटल हीरो ने कहा था कि 3 गुना वैसे बढ़ गया, उनका तो 50 या 100 गुना बढ़ गया है उनका कारोबार। तो ये जो है ये अवसर एक तरह से प्रकट करता है आपके सामने, आप कैसे डिजिटल जाते हैं और आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और पूरा इकोसिस्टम में कैसा फायदा उठाते थे। क्योंकि और जो तनवीर सर ने जो पहले जो एक जवाब दिया था, लोकल या अपना ब्रांड करें या ब्रांड का हिस्सा बने जी, तो दुनिया में जितने भी ब्रांड हैं आज के दिन, चाहे जितने भी बड़े हैं, जब उन्होंने शुरू किया था वो छोटे थे। बिल्कुल शायद आपके जो जिसने प्रश्न किया है उनके भी बिजनेस से छोटे थे, उनने उनको ग्रो किया एक स्ट्रैटेजी के साथ। तो कोई लिमिट नहीं है, आप अगर पूरी मेहनत करें। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बड़े लोग सोचते हैं कि जो आप दुनिया में पैदा होते हैं आपके हाथ के लकीरों में आपकी तकदीर लिखी हुई है। जी। आप अपने हाथों से और डिजिटल के सहायता से अपनी खुद की तकदीर बना सकते हो। तो जितना भी छोटा कारोबार है वो डिजिटल बन सकता है और वो एक्सपैंड कर सकता है। एक और मैं उदाहरण दूंगा। एक शहर है आंध्र प्रदेश में जिसमें 2 दुकानें थी। वो रोड के अलग अलग हिस्से थे। एक सुबह चाय और नाश्ते के लिए काफी मशहूर था, दूसरे एंड वो शाम को पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, बहुत लोग जानेंगे कि आंध्र प्रदेश में मिर्ची के पकौड़े बहुत ही मशहूर हैं और वो खाली शाम को ओपन करते। उन्होंने दोनों को कनेक्ट किया। वो सुबह वाला
पकौड़ी बनाने लगा और शाम वाला वो सुबह के नाश्ते के सामान बनाने लगा। दोनों की जो बिजनेस थी वो डबल हो गए और फिर वो फोन के द्वारा ऑर्डर लेते थे और लोकल डिलीवरी करते थे। तो ये अवसर करने के बहुत है, आप मेहनत करो और आप सोचो, सोच में कोई रुकावट नहीं है, आप अपने ही प्रोडक्ट को बहुत मशहूर बना सकते हैं। चिन्मय साहब, आज आपका दूसरा रूप हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत एंजॉय करेंगे जब इस एपिसोड को देखेंगे। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो भी हमें सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुआ है। विशाल विशाखापट्टनम से जानना चाहते हैं, क्या भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में कामयाब होगी? इसमें एक समाज के तौर पर हम सब मिल करके क्या कुछ कर सकते हैं? सीधे तौर पर ये स्पष्ट तौर पर अनिल अग्रवाल के साहब के पास ये सवाल जाना चाहिए। सर, हम बहुत बड़े भारतीय ब्रांड कब बनते हुए देखेंगे और एक सोसाइटी के तौर पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं इसमें? देखिए, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो सबसे बड़ी बात है आपकी विश्वसनीयता की। आपको ट्रस्ट जीतना होता है। ब्रांड का मतलब होता है ट्रस्ट जी। अगर आप दुनिया भर में जाकर के अपना व्यापार करना चाहते हैं, जैसे आप आज हमारी आईटी कंपनीज को देखिए, बहुत सारी आईटी कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट्स पूरा कैप्चर किया हुआ है, लेकिन वो केवल व्यापार करने के उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, विश्वसनीयता है। सबसे बड़ी चीज है आपके अपना जो आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, किस रिलायबिलिटी के साथ में आप उसको डिलीवरी करेंगे। अल्टीमेटली इट अमाउंट्स टू सेइंग कि आपने जो कमिटमेंट दिया उस कमिटमेंट की वैल्यू क्या है, आपके वर्ड की वैल्यू क्या है, आपकी जो अगर आपने किसी को कहा कि मैं इस तरह की चीज दूंगा और ये चीज देंगे, क्या आप उसको उसी तरह की चीज समय पर डिलीवर कर सकते हैं? नहीं, ये टेस्ट होता है और यही एक टेस्ट होता है जो किसी ब्रांड का उसकी वैल्यू को बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चिन्मय साहब, आप चूंकि एक एसोसिएशन है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का, हम आपसे वाकई जानना ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने अभी लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत के 3 चरण में कुछ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, उसका हमने देखा कि जो जीडीपी के नंबर्स हैं उसमें सकारात्मक असर, कम से कम जो दिशा है वो सकारात्मक दिख रही है। आपको लगता है कि प्रोत्साहन के तौर पर इस वक्त कहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? गवर्नमेंट को और कहां ज्यादा इंटरवीन करना चाहिए सर, जिस खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए? तो आपका जो एक तो है जो जीडीपी नंबर्स का, मैं एक शब्द में आप उसको उत्तर दे रहा हूँ। जैसे वो अभी 23% नेगेटिव था, अभी 7% नेगेटिव आया है, एक बहुत बड़ा चेंज है और हमें ये लगता है कि थर्ड क्वार्टर में ये पॉजिटिव दिशा में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें तो वो पहले क्वार्टर में नेगेटिव था, अब वो 0.6% ग्रोथ था, तो वो जीडीपी का फिगर हुआ। दूसरा, आप जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर पैकेज जो 5, अगर आप 6 पैकेज ले जो उन्होंने 6 अनाउंसमेंट्स किए थे, उसमें हर जो सोसाइटी में हर वर्ग के लोग हैं उनके लिए, चाहे वो आर्टिजन्स हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, चाहे वो बड़े इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सटर्नल, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। अभी जो सबसे जो एमएसएमईज के लिए जो उन्होंने किया है, काफी कुछ किया है। मैंने लोन गारंटी का तो आपको जिक्र किया था, उन्होंने पोर्टल बनाया है, उन्होंने पेमेंट्स रिडक्शन की बात की है। और जो सब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा 2 चीजें हैं जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और हर व्यक्ति को साथ में करना है। पहला है कि हम, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, हमें अपना जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और हाथ धोना, ये जो है प्रैक्टिस करके ये कोविड का फैलने का सबसे कम, एक तरीके उसको पूरा 0 तक लाना है। हम कर सकते हैं, वैक्सीन से पहले भी कर सकते हैं, अगर हम सतर्क रहे और जो रेगुलेशन का पालन करें। एक तो वो है, क्योंकि अगर वो बढ़ जाए और तो लॉकडाउन फिर ये एक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा है, अगर लॉकडाउन आए तो गवर्नमेंट को, स्पेशली मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक तरीके से रिंग फेंस करना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जारी रखना चाहिए। क्योंकि सबसे कठिन जो बात है इस टाइम, अगर छोटी व्यापार या छोटा बिजनेसमैन अपने वर्कर को अपनी दुकान बंद करे, उसको रीस्टार्ट करने के लिए और पूरा डिमांड बढ़ाने के लिए बहुत ही कठिन है। तो ये 2 चीजें हैं।
तीसरा जो है, अगर आप आगे जाएं तो डिमांड की, अगर क्योंकि अभी जो फेस्टिवल सीजन था और अब मैरिज सीजन है, तो अगर आप वो देखें तो आगे जाकर के डिमांड में कोई चैलेंज हो तो डिमांड स्टिमुलेट कैसे करें और हम उसको कैसे देखें, उसके काफी सुझाव गवर्नमेंट के पास है। और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री तीनों ने कहा था अगर जरूरत पड़े तो आगे जाकर के और भी स्टिमुलस हो सकते हैं। अनिल अग्रवाल साहब, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सभी लोग ये अब समझना चाह रहे होंगे कि आगे आप लोग करने क्या वाले हैं, और जिस तरह से हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं और हम नई टेक्नोलॉजीज के अडॉप्ट करने की दिशा में हैं, तो कैसे फैसिलिटेट कर रही है सरकार इस सिस्टम को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। बिल्कुल। अगर कोई नए बच्चे हैं, उनका नया आइडिया है, नई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो वो कंपनी उनको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जितना जल्दी बना सके। अगर 2 या 3 बच्चों ने, 2-3 लोगों ने एक कंपनी बनाई है, तो उसके शुरू के कुछ सालों में उनको जो भी कंप्लायंसेस होती हैं उसको काफी रिड्यूस कर दिया गया। एनवायरमेंटल की कंप्लायंसेस उनको कम कर दिया गया, लेबर की कंप्लायंस को कम कर दिया गया। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं जो कि स्टार्टअप्स को दिए जाते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि पेटेंट्स में अगर स्टार्टअप्स पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी 80% फीस सरकार देती है। और स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष व्यवस्था ये की गई है कि जो नॉर्मली पेटेंट लेने में जितना टाइम लगता है उसमें स्टार्टअप्स की अगर एप्लीकेशन होती है उनको जल्दी प्रोसेस किया जाता है। इनफैक्ट हमने कुछ केसेस में पेटेंट 3 महीने के टाइम में भी दिए हैं। इतना तेज आजकल स्टार्टअप का सपोर्ट हो गया है। इसके अलावा सीड फंडिंग की एक व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से होने जा रही है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में ये व्यवस्था है। हमने एक 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है जो कि सिडबी उसको ऑपरेट करता है और उसके थ्रू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में हम फंडिंग करते हैं। उसके माध्यम से सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग जाती है। तो जो उसका मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि हमने जितना पैसा सरकार लगाती है उसका 5 से 6 गुना पैसा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल। फिर अभी एक नया अभी सरकार ने एक नया जो पैकेज आया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है। उसमें उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से 50 करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप्स के लिए किया है। और अब बैंक्स जब लोन्स देंगे स्टार्टअप्स को बिना किसी कोलेटरल के, तो नेचुरली उनको कुछ अश्योरेंस चाहिए। उस अश्योरेंस के लिए अब हम लोग एक क्रेडिट गारंटी स्कीम बना रहे हैं जो कि जिससे कि हम बैंक्स को गारंटी देंगे कि आप स्टार्टअप्स को दीजिए। इसके अलावा जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के विनर्स हैं, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टर से हम लोग कनेक्ट कराते हैं, कॉर्पोरेटर्स से कनेक्ट कराते हैं। बहुत सारे लोगों से मिल करके उनको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस चाहिए होता है जिसको मेंटरिंग कहते हैं। उनको हम मेंटरिंग कराते हैं। हमारी जितनी एम्बेसीज हैं उन एम्बेसीज के माध्यम से हम अपने स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस भी देने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं जिनमें कि हमने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है कि वो जाकर के अपने प्रोडक्ट्स को वहां दिखाएं और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनाएं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन सुविधाओं का फायदा उठाया है और उसी का कारण है कि आज हम लोगों का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसका दुनिया में 3रे नंबर पर हम माने जाते हैं। और जो हमारा इनोवेशन है, जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप इस देश की है, उसका अब रिकॉग्निशन देश भर में होने लगा है। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इकोसिस्टम जिसके लिए अब आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर ज़मीन पर अपना असर दिखाएगा और वाकई जो कुछ समस्याएं हम लोग के सामने हैं उसका इनोवेशन के ज़रिए हल ज़रूर निकलेगा। तनवीर, इस प्रोग्राम में लास्ट वर्ड आपके ज़रिए, ये शो हमने शुरू क्यों किया, थोड़ा सा आप समझाएं। गूगल इंडिया और प्रसार भारती की जो पहल थी, इस सीरीज़ के आज हम 6वें प्रोग्राम के एक तरह से कल्मिनेट करने जा रहे हैं। क्या कुछ हमारा फोकस था, एक बार आपके जरिए हम समझें, उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं रैप अप करता हूं। तनवीर। थैंक यू अजय जी। देखिए, एसएमई सेक्टर जो है हमारे देश का, भारत का हमारा बैकबोन है। बेसिकली हमारी जितनी भी ग्रोथ आएगी इस कंट्री में, जीडीपी ग्रोथ आएगी, वो एसएमईज के थ्रू ही आएगी।
और इस शो के द्वारा हम ये चाहते थे कि अपने स्पीकर्स के द्वारा, गूगल के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए कि गवर्नमेंट की तरफ से, गूगल की तरफ से, डिजिटल इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत एफर्ट कर रही हैं ताकि हमारा एसएमई सेक्टर बढ़े। बहुत सर्विसेज उन्होंने लॉन्च किए हैं, कैपिटल रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज जो हैं हमने लॉन्च किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो लॉन्च किए हैं आज के टाइम के लिए और फ्यूचर के लिए भी, जो एसएमई सेक्टर जाके लेवरेज कर सकता है ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे और वो सस्टेनेबल बिजनेसेस बने, बड़े ब्रांड्स बने, ना ही भारत में पर इंटरनेशनली भी बड़े ब्रांड्स बने, लिमिटेड ना रहे अपने ही सिटीज में, वाइड अपना रीच बढ़ाए और अपना कस्टमर बेस भी बढ़ाए, क्योंकि अगर उनमें ग्रोथ होएगी तो भारत की ग्रोथ डेफिनेटली गारंटीड है इन द नियर फ्यूचर। और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव प्रसार भारती के थ्रू लिया था। मुझे होप है कि सारे जो कस्टमर्स हैं, सारे जो एसएमई कस्टमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये शो अच्छा लगा और इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है, हमने जो कोशिश करी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, वो भी उनको अच्छी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट सिर्फ आप लोग और दीजिए और चलते चलते कुछ खास कहानियां जो कि आम से दिखने वाले कुछ खास लोगों की है जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और कुछ नया करने की ठानी, कहानियां हमारे डिजिटल हीरोज की इस पूरे सीरीज में। मैं अपनी फैमिली का पहला मेंबर हूँ जिसका खुद का अपना बिजनेस है। मैं पिछले 26 साल से एक फैशन बुटीक चला रही हूँ। I am an apparel designer turned home chef. The pandemic has been extremely challenging for everyone. लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम लोग कोई भी जो है इस तरीके की डिजीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं कि ये कब तक चलेगा। But I kept going और मैंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा कुछ भी। मैं तो 100% इस विश्वास को रखता हूँ अपने मन में कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। I did not give up and I just stuck to what I loved to do. The only option at that point of time was to try and get the business going online. ड्यूरिंग लॉकडाउन एक चीज़ रियलाइज हुई कि हम अगर फिजिकली स्टोर अपना ओपन ना भी करते हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है अपने स्टोर में, जहाँ फ़ोन से ही मैं क्लिक करती हूँ और फ़ोन से ही मैं अपलोड कर देती हूँ। Digital payments are, I think, the best thing that could have happened to small businesses. All my customers find it very, very convenient. So around August, we started our own website, Vatra.in, and now we are able to deliver across India. It's been extremely satisfying to know that I'm able to reach all through the country with the help of the internet and online platforms. मुझे लगता है हम इस सब सिचुएशन से और मजबूत होकर के निकलेंगे। जब दुनिया आपको जानने लगती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा भी लगता है। ऑनलाइन बिजनेस है, इसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड दिस इज गोइंग टू स्टे। तो आप आज नहीं तो कल अडॉप्ट करोगे, तो कल क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, आज ही अडॉप्ट कर लो। वो आपने देखी ये खूबसूरत कहानियां और मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा अनिल अग्रवाल साहब जो कि संयुक्त सचिव हैं डीआईपीपी में और स्टार्टअप इंडिया की कमान आपके हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप चुनाव साहब, महासचिव फिकी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त इस खास प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और एक नया चेहरा आपका देखने को मिला, आपने कितना खूबसूरत तरीके से एक तरह से कंसल्टेंसी दी हमारे छोटे कारोबारियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और तनवीर ओबरा, एक बार फिर से आपका हेड ऑफ एजेंसी पार्टनरशिप गूगल इंडिया, इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रसार भारती और गूगल के साझा प्रयास से हम इस सीरीज को आप सभी तक पहुंचा पाए। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये प्रोग्राम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको अपने कारोबार को नई उड़ान देने में एक छोटा सा सहयोग देते रहेंगे। मैं गूगल और प्रसार भारती परिवार के प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग और एडिटोरियल टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस सफर को आसान बना दिया। नमस्ते डिजिटल की पूरी टीम की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट